हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटरनल एनर्जी डिस्कस करने वाले हैं। और इस इंटरनल एनर्जी का टॉपिक आपको क्लास 11th केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में, इसके अलावा आपको फिजिक्स में भी मिल जाएगा। दोनों जगह इसका कॉन्सेप्ट सेम है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों का मोस्ट वेलकम है इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। तो दुनिया का कोई भी मटेरियल, चाहे वो कोई माइक्रोस्कोपिक सिस्टम होगा, एटम्स होगा, मॉलिक्यूल्स होगा या आयंस होगा, हर एक सिस्टम कुछ एनर्जी एक्वायर करता है। मीन्स कुछ उसकी अपनी इंटरनल एनर्जी होती है और उसी एनर्जी को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जो टोटल इंटरनल एनर्जी किसी सिस्टम की होती है वो उसकी कुछ अलग अलग एनर्जीज़ होती हैं जिनका सम होता है। तो अगर यहाँ पे हम टोटल एनर्जी को लिखना चाहें अलग अलग एनर्जीज़ के फॉर्म में तो क्या होगा? तो वो एनर्जी हो जाती हैं ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, बॉन्डिंग, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इट्सेट्रा। इन सभी एनर्जी के सम को ही हम इंटरनल एनर्जी बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आप इंटरनल एनर्जी को डिस्कस करोगे तो एक कंडीशन है कि वो एनर्जी का सम केवल इंटरनल जितनी भी एनर्जीज़ हैं वो होना चाहिए, यानी बाहर का कोई एनर्जी इसके ऊपर एक्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए जब हम इंटरनल एनर्जी को एक्सप्लेन करते हैं, एट दैट टाइम देयर इज़ नो एक्सटर्नल एनर्जी एक्टिंग ऑन इट, यानी उस कंडीशन में आप यहाँ पे कोई बाहर का फोर्स या एनर्जी नहीं लगाओगे। अब जैसे किसी मैग्नेटिक मटेरियल को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, अब उस कंडीशन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो उसकी जो एनर्जी उस पर्टिकुलर टाइम पे होगा वो उसको हम इंटरनल एनर्जी नहीं बोल पाएंगे, बिकॉज एट दैट टाइम एक्सटर्नल फोर्स आल्सो एक्टिंग ऑन द मटेरियल। सेम ऐसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने किसी को रख दिया, वहाँ पे भी प्रॉब्लम है। ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता रहता है हर ऑब्जेक्ट के ऊपर, वहाँ पे भी प्रॉब्लम है। तो जब हम इस इंटरनल एनर्जी को डिस्कस करते रहेंगे तो उस पर्टिकुलर टाइम पे कोई भी फोर्स उसके ऊपर एक्सटर्नल काम नहीं करना चाहिए, इवन ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब थर्मोडायनेमिक्स हमारा क्या कहता है कि किसी भी मटेरियल की इंटरनल एनर्जी को हम चेंज कर सकते हैं किसी भी दो तरीके से। देयर आर टू डिफरेंट वेज फॉर द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और वो दो वे क्या होंगे? पहला, बाय डूइंग वर्क, आप उसके ऊपर काम करके उसको चेंज कर सकते हो, और बाय ट्रांसफ़र ऑफ हीट, हीट के ट्रांसफ़र से आप ऐसा कर सकते हो। मीन्स इंटरनल एनर्जी का रिलेशन वर्क डन के साथ होगा या हीट के साथ होगा, इसके अलावा और कोई दूसरा नहीं है। अब आपको जो एक्सप्रेशन यहाँ पे इंटरनल एनर्जी के अलग अलग मिलते हैं उसमें वॉल्यूम का चेंज आपको मिल जाता है, प्रेशर का मिल जाता है, टेम्परेचर मिल जाता है। तो टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन हीट के साथ है और प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन वर्क डन के साथ है। तो इनडायरेक्टली आप प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम भी बोल सकते हो, लेकिन वो सब लिंक करते हैं इन्हीं दोनों फैक्टर के साथ। इसलिए थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से हम बोलते हैं कि इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम कैन बी चेंज आइदर बाय डूइंग वर्क और बाय चेंजिंग द हीट ऑफ द सिस्टम। तो अगर कोई सिस्टम आपके पास है जिसकी इनिशियल एनर्जी E1 है और कुछ चेंज करने के बाद, इन दोनों में कोई भी चेंज करने के बाद जो फाइनल एनर्जी है वो E2 हो जाता है, तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा E आएगा उसको हमेशा लिखते हैं हम E2 माइनस E1। अब ये चेंज आपने किस तरीके से किया है, इसमें E1 बड़ा है या E2 बड़ा है, उसके बेस पे जो इंटरनल एनर्जी का चेंज आता है वो वैल्यू पॉजिटिव भी हो जाती है, नेगेटिव भी हो जाती है और इवन ज़ीरो भी आता है। तो किस कंडीशन में क्या आएगा वो सब हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। आप बस जानते रहो द चेंज इन इंटरनल एनर्जी में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। अब अगर किसी सिस्टम के अंदर केवल आप हीट को चेंज करते हो,
जब केवल हीट को चेंज करोगे तो यही रिस्पॉन्सिबल होगा इंटरनल एनर्जी के चेंज के लिए। तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगा वो हमेशा हीट के ही बराबर होगा कि कितना हीट आपने वहाँ पे प्रोवाइड किया है या उसका आपने हीट रिलीज़ किया हुआ है। अब अगर आप हीट इसको दे देते हो सिस्टम को, मीन्स इफ हीट इज गिवन, तो जो इंटरनल एनर्जी का चेंज आएगा वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि Q की वैल्यू भी आपको रखनी पड़ेगी पॉजिटिव, क्योंकि सिस्टम के अंदर आपने एनर्जी को बढ़ा दिया है। लेकिन अगर हीट आप यहाँ से रिलीज़ करा दो, रिलीज्ड फ्रॉम सिस्टम, तो जब सिस्टम से एनर्जी को या हीट को आप रिलीज़ करा दोगे तो जो एनर्जी टोटल सिस्टम की होगी वो कम हो जाएगी, और जब कम हो जाएगी तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है उसको आपको नेगेटिव लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे Q की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। मीन्स हीट हमारा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि आप यहाँ पे हीट दे रहे हो या हीट सिस्टम से बाहर रिलीज़ किया जा रहा है। अब अगर हम सिस्टम में हीट को चेंज ना करके केवल वर्क डन करें, तो उस कंडीशन में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगा वो वर्क डन के बराबर होगा कि कितना हमने वहाँ पे काम किया हुआ है। अब अगर यहाँ पे काम करता है सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, अब आपको पता है कि जब सिस्टम काम करेगा तो अपनी एनर्जी को यूज करेगा, और जब अपनी एनर्जी को कोई यूज करके काम करेगा तो उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी। मीन्स यहाँ पे जब वर्क डन सिस्टम करेगा तो एनर्जी इसकी डिक्रीज हो जाएगी। मीन्स डेल्टा ई आपको मिल जाएगा नेगेटिव, और डेल्टा ई नेगेटिव मिलेगा तो वर्क डन भी आपका हो जाएगा नेगेटिव। मीन्स वर्क डन नेगेटिव होता है जब सिस्टम काम करता है। और इफ वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर सिस्टम पे कोई काम करे तो आप सिस्टम पे काम करोगे तो सिस्टम की एनर्जी आप बढ़ा रहे हो, और जब सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी तो डेल्टा ई की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और जब डेल्टा ई पॉजिटिव होगा तो डब्ल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए वर्क डन आता है पॉजिटिव। तो यहाँ पे जब थर्मोडायनेमिक्स के हम न्यूमेरिकल करते हैं तो वहाँ पे सीधे सीधे लिखा रहता है कि काम कर कौन रहा है। अगर सिस्टम काम करेगा तो एनर्जी हमेशा नेगेटिव होगी, इसलिए वर्क डन नेगेटिव लिखना है, और अगर सिस्टम पर काम किया जाएगा तो वहाँ पे सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, वर्क डन आपको पॉजिटिव लिखना है। तो अगर इन हीट और वर्क दोनों को हम एक साथ एक्ट करा दें किसी सिस्टम के ऊपर, तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई आता है वो इक्वल हो जाता है Q प्लस डब्लू, यानी दोनों का कंबाइंड इफेक्ट शो होगा इंटरनल एनर्जी के चेंज में। अब ये आपका वैल्यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा वो डिपेंड करेगा काम कर कौन रहा है। तो अगर हमने यहाँ पे W पॉजिटिव लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे वर्क डन ऑन द सिस्टम है। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो उस कंडीशन में आपको डेल्टा ई इक्वल टू Q माइनस डब्लू लिखना पड़ेगा। तो दोनों एक्सप्रेशन यूज किए जाते हैं, जैसा जो काम करेगा उसके हिसाब से ही आपको एक्सप्रेशन यूज करना होता है। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी पे बेस्ड हम लोगों को कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, तो चलिए हम एक एक पॉइंट को समझते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन आपको पता है all the functions which depends only on the initial and final state of the system, means such property of the system does not depends on the path followed by which the final state is obtained from the initial state। ये वे पे डिपेंड नहीं करता, केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर ऑल दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ द सिस्टम। मीन्स अमाउंट को आप चेंज करोगे
तो यहाँ पे प्रॉपर्टी बदल जाएगी। आपको पता है अमाउंट बदलने से इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाती है। लेकिन अगर आप यहीं पे स्पेसिफिक वर्ड जोड़ देते हो, मैंने आपको बताया था थर्मोडायनेमिक्स जब हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपने स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी बोल दिया तो उस कंडीशन में ये फिर हो जाएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो specific internal energy is intensive property and only internal energy is extensive property। ठीक है, तो जो इंटरनल एनर्जी है वो अमाउंट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करेगा, क्योंकि अभी इसके पहले वाला पॉइंट हमने पढ़ा था कि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो डिपेंड कैसे करेगा इसको आप समझ लो। जैसे हमने 1 लीटर वाटर ले लिया और 100 ml वाटर ले लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, मॉलिक्यूल्स का नंबर ज़्यादा होगा एज़ कंपेयर टू दिस वन। और जब मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे तो उनके पास जो अलग अलग टाइप की एनर्जी है उसका सम ज़्यादा रहेगा, और सम ज़्यादा रहेगा तो उस कंडीशन में इंटरनल एनर्जी ज़्यादा रहेगी और यहाँ पे इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है, इंटरनल एनर्जी से हमको ये पता चलता है कि जो एनर्जी है वो सिस्टम के अंदर आ रहा है या फिर सिस्टम से बाहर रिलीज़ हो रहा है। जैसे आपको पता है कि जिस किसी भी सिस्टम को हम ऑब्जर्व करते हैं उसके अलावा बाकी जो चीज़ें होती हैं उसको हम बोलते हैं सराउंडिंग। तो अगर इसको हम ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो ये सिस्टम होगा, और ये जो लाइन है वो बाउंड्री है जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है। तो पूरे यूनिवर्स को हम इसी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा हुआ है। अब अगर यहाँ पे डेल्टा ई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गया, ग्रेटर देन 0 का मतलब डेल्टा ई की वैल्यू है पॉजिटिव, और डेल्टा ई पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया कि जो E2 माइनस E1 है उसमें E2 की वैल्यू बड़ी है, मीन्स फाइनल एनर्जी इज़ ग्रेटर देन द इनिशियल। और जो फाइनल एनर्जी बढ़ेगा इसका मतलब है कि सराउंडिंग से एनर्जी सिस्टम के अंदर गया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से पता चल गया एनर्जी गोज फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। और अगर डेल्टा ई की वैल्यू लेस देन 0 है और 0 से लेस होगा तो ये वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव, और जब ये नेगेटिव होगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, E2 की वैल्यू कम हो जाएगी E1 से, मीन्स टू फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज़ डिक्रीजेज। और जब ये डिक्रीज होगा तो इसका सिंपल सा मतलब है कि सिस्टम की एनर्जी बाहर चली गई है। तो यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा सिस्टम टू सराउंडिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे। तो जो इंटरनल एनर्जी है वो मॉलिक्यूल्स के एटॉमिसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे जैसे एटम्स का काउंट आप बढ़ाते जाते हो तो उसके लिए एक्सप्रेशन चेंज होता जाता है। जैसे अगर आपने यहाँ पे लिया है मोनो एटॉमिक कोई भी मॉलिक्यूल, मोनो एटॉमिक, तो उसके लिए जो इंटरनल एनर्जी U आता है, इंटरनल एनर्जी को U और E दोनों से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो U और E जो इंटरनल एनर्जी होगा मोनो एटॉमिक किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, उसको हम लिखते हैं 3/2 nRT, जहाँ पे n नंबर ऑफ मोल्स है, R गैस कांस्टेंट और ये टेम्परेचर है। अगर सेम ऐसे आपने डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ले लिया तो उसके लिए जो E होता है वो इक्वल होगा 5/2 nRT। और अगर आपने डाई एटॉमिक से ज़्यादा एटम का कोई मॉलिक्यूल ले लिया तो उसको हम पॉली एटॉमिक बोलते हैं, और पॉली एटॉमिक के लिए जो E होता है उसकी वैल्यू आती है 3 nRT। ठीक है, तो इस रिलेशन में आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा कि जो इंटरनल एनर्जी का रिलेशन है वो डायरेक्ट टेम्परेचर के साथ है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो वैसे वैसे इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आपने अलग अलग कोई भी गैस ले लिया जिसका नंबर ऑफ़ मोल्स आपने सेम रखा हुआ है, तो जब नंबर ऑफ़ मोल्स यानी n की वैल्यू आप सेम रखोगे तो
उस कंडीशन में फिर इंटरनल एनर्जी मोलर मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि मोल्स तो सेम हो गया। और जब मोलर मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा तो उस कंडीशन में इंटरनल एनर्जी का रिलेशन केवल टेम्परेचर के साथ होगा। ठीक है, जैसे हम इस प्रॉब्लम को देखें तो इस प्रॉब्लम में लिखा गया है कि दो अलग अलग हमारे पास गैसेस हैं जिनका सेम हमने अमाउंट ले लिखा है, यानी सबका नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे सेम दिया गया है। तो कह रहा है कि अगर दोनों के टेम्परेचर में यूनिट चेंज हम कर दें, तो जब हम यूनिट चेंज करेंगे तो उस कंडीशन में उनके इंटरनल एनर्जी का रेशियो क्या हो गया। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी अगर हम पहले का लिखेंगे तो E1 लिख देते हैं, तो वो भी आपका नंबर ऑफ मोल्स सेम रहेगा, तो हम केवल 3/2 और nRT लिखेंगे। दूसरे वाले का E2 लिखेंगे तो वहाँ पे भी यूनिट चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स सेम है, तो ये भी 3/2 nRT रहेगा। और जब रेशियो निकालेंगे तो E1/E2 आपको मिल जाएगा 1:1। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो इंटरनल एनर्जी का चेंज होता है वो जीरो होता है। मीन्स अगर कोई भी प्रोसेस आपने कैरी आउट कराया एंड इन दिस प्रोसेस इफ़ द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम इज़ एग्जैक्टली सिमिलर, तो जब इनिशियल और फाइनल स्टेट सिमिलर हो जाएगा तो मीन्स जहाँ से आपने किसी भी सिस्टम के चेंज को स्टार्ट किया था आप वहीं पे पहुँच गए। और जब ऐसा होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, जितनी एनर्जी सिस्टम के पास स्टार्टिंग में रही होगी उतनी ही एनर्जी फाइनल कंडीशन में भी रही होगी। इसलिए जब आप E2 माइनस E1 करोगे तो रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा 0। इसलिए साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो डेल्टा E का चेंज होता है वो हमेशा 0 रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि इंटरनल एनर्जी जो होता है वो हीट कैपेसिटी के साथ रिलेट करता है। और हीट कैपेसिटी आपको पता है दो होते हैं, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो होता है उसको CV से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंटरनल एनर्जी इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विथ CV एंड द रिलेशन इज़ डेल्टा E इक्वल टू n CV इंटू चेंज इन टेम्परेचर मीन्स T2 माइनस T1। तो अगर आपको दो अलग अलग कंडीशन में टेम्परेचर का चेंज दिया जाए और CV आपको पता रहे तो उस कंडीशन में भी इंटरनल एनर्जी को आप कैलकुलेट कर सकते हो, जहाँ पे CV क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, अब अगर मान लो सिस्टम आपके पास एक ही रहे और उसके दो अलग अलग कंडीशन में टेम्परेचर का चेंज दिया जाए तो उस कंडीशन में जो डेल्टा E होगा इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो इस पे बेस्ड भी आपसे प्रॉब्लम पूछा जाता है। जैसे हम प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं इसको आप देखो। तो इस प्रॉब्लम में फर्स्ट कंडीशन में जो टेम्परेचर का चेंज है वो 4 डिग्री सेल्सियस से हो जाता है T। तो आप यहाँ पे जब चेंज इन टेम्परेचर लिखोगे तो आप इसको चाहे आप चेंज कर लो केल्विन में या ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंस दोनों कंडीशन में सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंस पहला आएगा वो आ जाएगा T-4। दूसरा जो टेम्परेचर का चेंज है वो कह रहा है T टू 10 डिग्री सेल्सियस, तो यानी यहाँ पे जो चेंज इन टेम्परेचर आएगा वो आएगा 10-T। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होगा E1 के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होगा E2 के। तो अगर हम यहाँ से रेशियो निकालना चाहें डेल्टा E1 बाई डेल्टा E2, तो डेल्टा E1 बाई डेल्टा E2 इक्वल टू आ जाएगा T-4 एंड 10-T। तो अगर इनिशियल और फाइनल कंडीशन में जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है उसका अगर रेशियो दे रखा है 2, तो आप यहाँ पे लिखोगे 2/1 इक्वल टू T/4 एंड 10-T। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा 20-2T इक्वल टू T-4। तो 3T इक्वल टू हो जाएगा 24, T इक्वल टू आ जाएगा 8 डिग्री सेल्सियस। मीन्स 8 डिग्री सेल्सियस पे ये कंडीशन फॉलो हो जाएगा। ठीक है, इसी पे बेस्ड एक दूसरा प्रॉब्लम कर लेते हैं।
इस प्रॉब्लम में 2 मोल के लिए इंटरनल एनर्जी का चेंज पूछा गया है, जिसमें टेम्परेचर का चेंज 10 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस दिया गया है और CV की वैल्यू दे रखी है। तो सीधे आप फार्मूला यूज कर लोगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू N इंटू CV इंटू डेल्टा टी। तो N की वैल्यू यहाँ पे 2 दिया हुआ है, CV दिया हुआ है 2.1 इंटू 10⁴ और चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा 10। आपको जब चेंज लिखना होगा तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको केल्विन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कन्वर्ट करोगे तब भी हमको डिफरेंस वही मिलेगा और डिग्री सेल्सियस में डिफरेंस निकालोगे तब भी वही मिलेगा। इसलिए आप डायरेक्ट केवल चेंज लिख लिया करो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 42 इंटू 10⁴ जूल। अगर इसको किलो जूल में आप लिखना चाहोगे तो हो जाएगा 420 किलो जूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो होता है उसका रिलेशन इंथैल्पी के साथ भी होता है। तो इंथैल्पी के साथ क्या रिलेशन है, डेल्टा E इक्वल टू डेल्टा H माइनस पी डेल्टा V, जहाँ पे डेल्टा H इंथैल्पी का चेंज है और P प्रेशर और ये चेंज इन वॉल्यूम है। इसको हम प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप कहते हैं। तो इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा, इट इज़ डिफरेंस ऑफ द इंथैल्पी एंड प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब P डेल्टा V को अगर आइडियल गैस इक्वेशन से हम चेंज करना चाहें तो इसको हम डेल्टा nRT लिख सकते हैं। तो डेल्टा E इक्वल टू आप लिख सकते हो डेल्टा H माइनस डेल्टा nRT। तो किसी भी सिस्टम के चेंज के लिए अगर इंथैल्पी आपको पता रहे और नंबर ऑफ मोल्स का चेंज आपको पता रहे तो आप आसानी से इस रिलेशन को यूज करके इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनल एनर्जी स्पेसिफिक हीट के साथ रिलेट करता है। तो डेल्टा E इक्वल टू होता है मास इंटू स्पेसिफिक हीट और इंटू यहाँ पे हो जाएगा चेंज इन टेम्परेचर। इसको हम लिखते हैं M इंटू CM इंटू डेल्टा T। तो अगर किसी भी मटेरियल का मास आपको पता रहे, स्पेसिफिक हीट पता रहे, स्पेसिफिक हीट क्या होगा कि आप यहाँ पे अमाउंट को फिक्स कर देते हो। अब अमाउंट आप ग्राम में फिक्स करोगे, मोल में फिक्स करोगे, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ग्राम में आप फिक्स करते हो तो उसको हम ग्राम स्पेसिफिक हीट बोल देते हैं, अदरवाइज मोल स्पेसिफिक हीट बोल देते हैं। बाकी यहाँ पे आप ये रिलेशन देख लो, इसको यूज करके भी आप इंटरनल एनर्जी को निकाल सकते हो। ठीक है, अगर कोई सिस्टम इनिशियल कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी और उसी की किसी दूसरी कंडीशन में अगर इन्हीं सब एनर्जी को शो करता है तो पहली कंडीशन में इन सभी एनर्जी का सम, दूसरी कंडीशन में इन सभी एनर्जी का सम बराबर रहेगा। इसलिए आप लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1 प्लस इंटरनल एनर्जी 1 हमेशा इक्वल होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो कि फाइनल होगा प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस इंटरनल एनर्जी फाइनल। जैसे यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को अगर आप देखो तो इनिशियल कंडीशन में जो इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दिया है वो है 4 प्लस 15 प्लस 20। फाइनल कंडीशन में काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है 5 प्लस 10 और आपसे इंटरनल एनर्जी पूछा गया है। तो जो फाइनल कंडीशन में इंटरनल एनर्जी सिस्टम का आएगा वो आ जाएगा कितना 35 39 माइनस 15। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 24 जूल। तो इस तरीके से भी इंटरनल एनर्जी को आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपसे प्रॉब्लम पूछा जाए कि 20 जूल हीट आपने सिस्टम को दे दिया और सिस्टम के ऊपर आपने 70 जूल वर्क भी कर दिया है, तो इस कंडीशन में आपने एनर्जी भी प्रोवाइड की है, काम भी सिस्टम के ऊपर किया है। तो जो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी का चेंज आएगा वो आ जाएगा 20 प्लस 70 मीन्स 90 जूल। ठीक है,
सेम ऐसे ही अगर 20 जूल आपने हीट सिस्टम को प्रोवाइड किया लेकिन आपने 70 जूल वर्क सिस्टम से करवाया, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो 20 तो आपने इसको एनर्जी प्लस में प्रोवाइड की लेकिन 70 आपने माइनस में एनर्जीज की खर्च करा दी, तो जो टोटल इंटरनल एनर्जी का चेंज आएगा वो -50 जूल आएगा। तो इस तरीके से प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना होता है। जैसे अब यहाँ से बोल दिया जाए कि सराउंडिंग से आपने हीट ट्रांसफ़र करवाया सिस्टम को 10 जूल और सिस्टम से जो वर्क है वो सराउंडिंग के ऊपर आपने करा लिया 40 जूल, तो कितना एनर्जी का चेंज आएगा? तो यहाँ पे +10 एनर्जी क्योंकि सराउंडिंग से सिस्टम में आया और सिस्टम ने काम किया -40 हो गया, तो ये -30 जूल आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको बस पहचानना है हीट का ट्रांसफ़र किधर से किधर हो रहा है और एनर्जी का ट्रांसफ़र किधर से किधर हो रहा है, उसको अपने हिसाब से आपको प्लस माइनस कर लेना है। तो ये पूरा इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप वीडियो को देखिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।